क्लास को रिकॉर्डिंग पे लगा देते हैं ताकि अब इससे लेट जो ज्वाइन करें वो अब फिर रिकॉर्डिंग से मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं. So I'm Sayyid Awais Kilani and I'm director of this institution. And before starting this institution, I worked for 8 to 10 years on various national and international projects. Started my career with United Nations Pakistan and ended it at Director Data Repository Project with State Bank of Pakistan, Government of Pakistan. तो प्रेजेंटली जनाब जो हमारे आज का ये सेशन है जिसका भी आगाज़ हुआ है, ये सेशन हमारा जो उनसे एज अ डेमो ट्रायल क्लास सेशन है फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एग्जाम. अब जो आपके तमाम ऑल गवर्नमेंट जॉब एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम है, इससे पहले हमारा सीएसएस का सेशन हो चुका है. अभी जो उनसे हमारा जो सेशन स्टार्ट हुआ ये एमसीक्यूज बेस्ड पेपर के लिए. ये एमसीक्यूज बेस्ड पेपर आपका एमपीटी जो इनिशियल टेस्ट है सीएसएस का वो भी इसी में आता है. उसके साथ साथ आपके जितने भी एफपीएससी पीपीएससी के जो एग्जाम्स हैं वो आपके इसी डोमेन में इसी प्रिपरेशन में आते हैं. आपका सेशन कल से स्टार्ट हो रहा है. ये सेशन आपका 45 डेज का होगा और इस 45 डेज के सेशन में आपको तमाम सब्जेक्ट प्रिपेयर करवाए जाएंगे विद 3 डायमेंशनल टारगेटेड अप्रोच कि उन्हीं चीज़ों को हम कैटर करें और उतना कैटर करें जितना एग्जामिनर पूछता है. मैंने आपको इस्लामिक स्टडी और करंट अफेयर पढ़ाना है. सैयद ज़ैनुल आबिदीन जो असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए हैं उन्होंने आपको पाकिस्तान अफेयर पढ़ाना है. उसके साथ मेरे स्टूडेंट्स में से जमील हैं जो कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी के लेक्चरार हैं, उन्होंने आपको मैथ्स पढ़ानी है. शान है वो यूसीपी के लेक्चरार है, उसने कंप्यूटर साइंस पढ़ानी है. मियाँ ज़मानुल्लाह जो कि रिनाउंड मेंटोर हैं, उसने आपको इंग्लिश पढ़ानी है. तो ये हमारा सारा पैटर्न है जो यहाँ पे फॉलो किया जाएगा. आपके वीकली टाइम टेबल होगा 5 days ऑफ वीक क्लासेस. 1 day विल बी योर टेस्ट डे एंड 1 day विल बी ऑफ. और ये इदारा की अगर बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स आवर 3rd year ऑफ सक्सेस. 4th year स्टार्ट होने जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर फॉर्चुनेट इनफ टू प्रोड्यूस 200+ सर्विंग स्टूडेंट इन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. और प्रेजेंटली एफआईए का रिजल्ट आया जिसमें हमारे 14 लोग जो से वो हमारे क्लियर हुए हैं. तो आज से जिस जर्नी का जनाब आपका मेरे साथ आगाज हो रहा है करंट अफेयर का, अगर इसके बारे में बात करें तो बेटा आपका जो करंट अफेयर का सिलेबस है, जब एग्जामिनर पेपर बनाता है तो 20 नंबर का आपको जनरली कहा होता है कि आपके करंट अफेयर के सवाल आने. इस 20 नंबर को डिवाइड किया गया होता है 2 पार्ट्स में. वन विल बी योर नेशनल, अदर विल बी योर रीजनल एंड अदर विल बी योर इंटरनेशनल. और जो 2 पार्ट्स बनेंगे, एक प्रेजेंट का बनेगा एक पास्ट का बनेगा. तो अगर आप प्रेजेंट और पास्ट की डोमेन को जेन में रखते हुए इन तीनों सब पार्ट्स को स्टडी करते हैं, नेशनल लेवल पे भी देखते हैं, रीजनल लेवल पे भी देखते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी देखते हैं, देन यू आर यू कैन से वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जाम. तो अगर आप नहीं देखते फिर आप इस एग्जाम के लिए वेल प्रिपेयर्ड नहीं है. तो अब आ जाए इस बात की जानिब कि आपने इसकी प्रेपरेशन को आगाज कैसे करना है. तो सबसे पहली चीज़ जो करंट अफेयर की प्रेपरेशन में आती है वो ये मैप है. अभी जो हमारी आज का ये सेशन है इसमें हम इस मैप को कवर अप करेंगे क्योंकि ये एक फॉर्मल क्लास है हमारी करंट अफेयर की बैच 46 के साथ. और साथ में जो आप न्यू ट्रायल क्लास वाले स्टूडेंट हैं वो भी इस क्लास से मुस्तफीज हो सकते हैं. बाकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई इंटरनेट इशू है या कोई किसी जगह प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमने रिकॉर्डिंग हमारी हर लेक्चर के बाद शेयर की जाती है. और जो आपका ये जो कंप्लीट पैकेज है इसके अंदर आपकी क्लास, डेली क्लासेस, डेली रिकॉर्डिंग्स, उसके बाद आपको कंप्लीट नोट्स, ये सब कुछ भी हमने खुद साथ ही प्रोवाइड करना है. तो अब जनाब फॉर्मल क्लास का आगाज करते हैं. यू आर सिटिंग इन पाकिस्तान और पाकिस्तान से बात का आगाज करते हैं. पाकिस्तान में जब आपने मैप को देखना है तो पाकिस्तान के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पे क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है. तो वेन एवर यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व द मैप, कीप वन थिंग इन योर माइंड, जस्ट अप्लाई द रूल जिसको आप कहते हैं वी. एक इसका नाम रखा है हमने वी रूल. वी आर गोइंग टू स्कूल में जो वी आता है WEV, वो आपने इस मैप के ऊपर उस कंट्री जिसकी आप डायरेक्शन देखना चाह रहे हो वहां लिखना है. तो आपको समझ आ जाएगी कि इस कंट्री के वेस्ट के साइड पे, ईस्ट के साइड पे, नॉर्थ के साइड पे और साउथ के साइड पे. तो जब आप पाकिस्तान पे वी लिखते हैं तो W आपका लेफ्ट साइड पे आएगा, यहाँ पे आपका W आएगा. ईस्ट का E आपका राइट साइड पे आएगा. सो पाकिस्तान के वेस्ट पे अफगानिस्तान और ईरान है. पाकिस्तान के ईस्ट पे E आपका है राइट साइड पे इंडिया है. पाकिस्तान के नॉर्थ पे चाइना और सेंट्रल एशिया है. और पाकिस्तान के जो साउथ है वहां पे आपका इंडियन ओशन और अरेबियन सी है. ठीक है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ. पाकिस्तान के वेस्ट पे अफगानिस्तान और ईरान है. पाकिस्तान के ईस्ट पे इंडिया है. पाकिस्तान के नॉर्थ पे आपका इंडियन ओशन, सॉरी, पाकिस्तान के नॉर्थ पे आपका चाइना और सेंट्रल एशिया है. और पाकिस्तान के साउथ पे आपका इंडियन ओशन और अरेबियन सी है.
अब सवाल जब बनते हैं, आपको मैंने बताया है नेशनल लेवल के, फिर इंटरनेशनल लेवल, फिर रीजनल लेवल के, और फिर इंटरनेशनल लेवल के। तो नेशनल लेवल पे आपको भी ये इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि आपके नेबर कंट्रीज में क्या क्या मामला चल रहे हैं, क्योंकि आपके इमीडिएट बॉर्डर हैं, उन बॉर्डर्स का आपको पता हो कि उन बॉर्डर्स के ऊपर क्या इस टाइम सिचुएशन है। उसके बाद जब आपने रीजन को स्टडी करना है, तो आपके जितने नेबर कंट्रीज हैं इनके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपके नेबर कंट्रीज में किस तरह के मामला जो से वो चल रहे हैं। तो अगर आप बात करें ईरान की, ईरान में जो गवर्नमेंट है वो इस टाइम थियोक्रेटिक गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट दैट इज मेड ऑन द नेम ऑफ रिलीजन इज नेम एज थियोक्रेसी। ठीक है। इस थियोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ साथ आपका जौन से वेस्टर्न बॉर्डर है, अगर आप उनकी बात करें तो ईरान के साथ आपका कॉमन कल्चर है, कॉमन रिलीजन है। उसके साथ साथ आपका जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है वो बहुत ज़्यादा जौन सा है पाकिस्तान से ईरान जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे ज़ियारात है। लेकिन इसके बरक्स आपका एक प्रोजेक्ट जो ईरान के साथ आज तक कंप्लीट नहीं हो सका, उसका नाम ईरान पीस पाइपलाइन थी। और ये क्यों नहीं कंप्लीट हो सका? बिकॉज ऑफ यूएस सैंक्शंस, जो कि ईरान जो उनसे एक न्यूक्लियर कंट्री बनने की तरफ परस्यू कर रहा है, उसकी वजह से उस पर लगाई गई है। ठीक है। तो उससे आगे अगर आप मूव करते हैं तो अफगानिस्तान आ जाता है। अफगानिस्तान के साथ जो आपके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं इस टाइम, वो फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो पहला इशू आपका हुआ था दैट वाज एन इशू ऑफ ड्यूरन लाइन। ड्यूरन लाइन इज बॉर्डर बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। उसके बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की यूएन की मेंबरशिप को भी जो सा था उसे, उसके अगेंस्ट जो सा था वोट किया था। उसके साथ अगर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आफ्टर कोल्ड वॉर, अब जो प्रेजेंट एरा चल रहा है, कोल्ड वॉर टाइम जो अफगानिस्तान में था वो 1979 से 1991 तक का था, जिसको भी हम देखेंगे। लेकिन जो प्रेजेंट आपका एरा चल रहा है इस टाइम, इसमें अगर आप देखें तो जो वॉर ऑन टेरर थी, जिसके तहत अफगानिस्तान पे अमेरिका ने हमला किया था 2001 में, और 2021 में वो वहां से निकले आफ्टर 20 ईयर्स। तो प्रेजेंटली रिहेबिलिटेशन प्रोसेस अफगानिस्तान में जारी है, और इस रिहेबिलिटेशन एंड पीस प्रोसेस में पाकिस्तान का बहुत अहम किरदार है। बिकॉज जो तालिबान गवर्नमेंट है, इसके साथ जो कोऑर्डिनेशन है अभी भी वो पाकिस्तान, चाइना और रशिया, यही वो कंट्रीज हैं जो उससे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। बिकॉज पीसफुल को एग्जिस्टेंस के कॉन्सेप्ट के तहत ये तमाम कंट्रीज चाहती हैं कि इनके साथ जो बॉर्डर शेयर हो रहा है, ये कंट्री यहाँ पे सुकून में रहे। उसके साथ अमेरिका जो है वो दोबारा यहाँ ना आ पाए। फिर जनाब आपका नॉर्थ बॉर्डर है। नॉर्थ बॉर्डर पे आपके चाइना मौजूद है। चाइना इज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर, जिसका टारगेट ये है कि बाय 2030 चाइना विल बी द लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर ऑन द ग्लोब। आफ्टर दैट, इसके साथ साथ चाइना 14 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इस टाइम सबसे ज्यादा कंट्रीज के साथ चाइना और रशिया बॉर्डर शेयर करता है, जो कि 14 ईच है। उसके बाद आपका जो सेंट्रल एशिया है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज दिस इज रिच ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अदर देन दैट, दिस पार्ट इज बेसिकली अ लैंड लॉक कंट्रीज। लास्ट एफआईए के पेपर हुए, उसमें भी सवाल आया कि सेंट्रल एशिया कंप्राइज ऑफ डैश लैंडलॉक कंट्री। तो बेसिकली यहाँ पे 12 लैंडलॉक कंट्रीज हैं। और अगर आप पेपर में देखें तो तकरीबन हर पेपर में एक किसी कंट्री का आपसे कैपिटल पूछा जाता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में या वो सेंट्रल एशिया का होता है, या आपकी ये जो ईस्ट साइड पे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जो रशिया के साथ लग रही हैं, इनका कैपिटल पूछा जाता है। तो ये आपने इनके कैपिटल याद कर लेने, 90% चांस है कि यहाँ से कैपिटल आपको पूछा जाएगा। और ये जो सेंट्रल एशिया, ये लैंड लॉक है। लैंड लॉक कहते हैं बेसिकली उस कंट्री को जिसके चारों तरफ जमीन हो, कहीं से भी बाय वाटर एक्सेस ना हो। ठीक है। अब ये जो चारों तरफ जमीन है, वो आप देखें कि इन कंट्रीज में अगर आप यहाँ मैप पे देखें तो कहीं भी इनके साथ कोई सी नहीं टच कर रहा। अब चारों तरफ जमीन होने के बायस इन कंट्रीज के साथ ट्रेड किसी नेबर कंट्रीज से गुजारे बगैर मुमकिन नहीं है। अब जस्ट लाइक पाकिस्तान है, पाकिस्तान क्योंकि अब बाय सी एक्सेस वाया गवादर जोन्स है, वो देता है इन कंट्रीज को। सो इट इज द जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान कि चाइना जैसी कंट्री भी पाकिस्तान से सीपेक जैसा प्रोजेक्ट कर रही है, जस्ट बिकॉज टू सिक्योर इट्स ट्रेड रूट वाया बाय लैंड ट्रेड, जो यहाँ से वो एस्टेब्लिश कर रही है। इसी तरह पाकिस्तान क्योंकि डीप सी पोर्ट रखते हैं अपने साउथ में, तो इंक्लूडिंग अफगानिस्तान की जितनी कंट्रीज हैं, इन तमाम कंट्रीज के अंदर पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फॉर देयर ट्रेड ऑफ एनर्जी, जो कि यहाँ अरब कंट्री से निकल रही होती है। उसके साथ यहाँ से जो नेचुरल रिसोर्सेज निकल रहे हैं, उनकी ट्रेड ग्लोबली अरब वर्ल्ड की तरफ भी पाकिस्तान के थ्रू बहुत सूटेबल वे में हो सकती है। उसके बाद जनाब आपका ईस्टर्न बॉर्डर है, जो कि आपका लगता है इंडिया के साथ।
इंडिया के साथ क्या इशू है जी आपका, बताएं। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, यहाँ से मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ। जब भी आप क्लास में पार्टिसिपेट करें उसके बाद आप दोबारा अपने आप को म्यूट कर लें। तो मैंने आपको अलाउ कर दी है, अब बताएं जी इंडिया के साथ क्या इशू चल रहा है आपका। जी हमीद, सर, हमारा कश्मीर इशू चल रहा है वेरी सर। गुड, कश्मीर इशू चल रहा है। अभी तक इंडिया के साथ आपकी कितनी वॉर्स हुई हैं। सर 4 वॉर्स। 4 वॉर्स हुई हैं, और चारों वॉर्स भी आपकी कश्मीर के इशू पे हुई। और अभी जो प्रेजेंटली ये इशू बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है, ये हाईलाइट हुआ 2019 में, जबकि इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 और 35A, ये नंबर लिख लें, 370 और 35A, इनको अबॉलिश किया। इनको अबॉलिश करने के बाद ये प्रेजेंटली इशू जौन सा है, ये ज्यादा जौन सा ऑन फायर आया है। 5 अगस्त को 2019 में इंडिया ने अपने ये 2 आर्टिकल अपने कॉन्स्टिट्यूशन की अबॉलिश किए हैं, जिसके बाद जो कि इंडिया हेल्ड कश्मीर है उसमें जो इंडियन सिटीजन है वो लैंड भी परचेज कर सकते हैं, वहां पर रह भी सकते हैं। जबकि जो यूएन की करारदाद थी इसके बारे में कि इसको जो सा इंडिपेंडेंट टेरिटरी ट्रीट किया जाएगा, और ना इंडियन ना पाकिस्तानी कोई भी यहाँ पे नया जमीन नहीं खरीद सकता, वहां का सिटीजन नहीं बन सकता, जो लोग हैं वही रहेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो उन्होंने 370 और 35A को अबॉलिश किया है, अब वहां पे इंडियन जॉन से वो लैंड परचेज भी कर सकते हैं, वहां पे रह भी सकते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने इसको रिटेलिएट करने के लिए अपना पॉलिटिकल मैप अनाउंस किया है, जो कि उन्होंने किया अपना 5 अगस्त 2020 को, जिसमें उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान का पार्ट शो करवाया। तो ये जनाब आपका कश्मीर का इशू है जो ऑल टाइम आपका इंडिया के साथ चल रहा है। उसके बाद जो आपका दरमियान में बॉर्डर है, इसका नाम LOC है, बहुत दफा इसका सवाल आया है। LOC जो सा है वो बॉर्डर है जो आपका पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है, और LAC बॉर्डर है जो इंडिया और चाइना के दरमियान है। लाइन ऑफ कंट्रोल आपका बॉर्डर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और मैकमोहन लाइन ये बॉर्डर है जो बेसिकली चाइना और इंडिया के दरमियान है। मेरी तरफ से स्पीड ठीक है बच्चों, समझ आ रही चीजों की। अगर आप ओवरऑल देखें तो आपके इस क्लास में से 5 से 6 MCQ आपको पेपर में मिलेंगे। आप जिस तरह मर्जी पेपर को देखिएगा, कोई भी पेपर उठा के देखिएगा, 5 से 6 MCQ आपको आज के इस डिस्कशन से मिलेंगे। आगे चलूं, चीजें समझ आ रही बच्चों। यस सर। तो ये जनाब आपके इमीडिएट नेबर से आपके जौन से रिलेशन चल रहे हैं। उसके बाद हमने सेंट्रल एशिया को भी देख लिया। फिर बात यहाँ पे आ जाती है रशिया की। रशिया, आपको पता है कि एक टाइम में ये ग्लोबल पावर रही हुई है। रशिया टेरिटोरियल पावर अभी भी सबसे बड़ी है, कि जमीनी लिहाज से सबसे ज्यादा जो जमीन है वो रशिया के पास है, क्योंकि इसके साथ साथ ये 14 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करती है। लेकिन इसके साथ साथ अभी ये दोबारा एक इमर्जिंग पावर भी है इन कोल्ड वॉर। मोस्ट रीसेंट जो MCQs आपको पेपर में आएंगे वो यूक्रेन की वजह से दोबारा कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, कोल्ड वॉर, यूक्रेन इशू, नेटो, इन तमाम चीजों के बारे में पूछे जाएंगे। और इन तमाम चीजों को समझने के लिए आपको 100 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब दुनिया में जो निज़ाम था जिसको आप यूनिपोलर सिस्टम के बाद बाइपोलर, और उससे पहले जो फिर था वो मल्टीपोलर था। अभी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ इसकी जो हमारे नोट्स हैं। अच्छा बच्चों, आपको तमाम तर जो सी डिटेल है वो हम लोग खुद प्रोवाइड करेंगे। तमाम नोट्स MCQs वे में भी आपको खुद मिलेंगे, और ये जो मैप शैप हम फॉलो कर रहे हैं क्लासेस में ये भी खुद मिलेंगे। हर क्लास की रिकॉर्डिंग आपको क्लास के बाद मिला करेगी, बिकॉज इट्स टेक्नोलॉजी। अगर किसी टाइम भी को आपका नेट का इशू है या कोई और वजह से आप क्लास नहीं अटेंड कर पाए तो आप रिकॉर्डिंग सुन सकते होंगे। क्लास व्हाट्सएप ग्रुप में आपका कोऑर्डिनेटर भी मौजूद होंगे, तमाम फैकल्टी मेंबर भी मौजूद होंगे, ताकि कोई इशू हो तो आप लोग हमसे वहाँ पूछ भी सकते होंगे। तो इसको समझने के लिए जनाब आपको इस इमेज की तरफ आना पड़ेगा जो मैंने इस टाइम आपके साथ स्क्रीन पे शेयर किया है। अगर आप इस इमेज में देखें तो एक फेज जौन सा था जिसको कोल्ड वॉर एरा कहते हैं, उसके साथ लिखा है बाइपोलर वर्ल्ड। ये जो बाइपोलर वर्ल्ड है, इससे पहले जो दुनिया थी 20th सेंचुरी में और एंड ऑफ 19th सेंचुरी में, उसको आप कहते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड। मीन उसके उस टाइम बहुत सारी पावर थी, यूरोप में काफी कंट्रीज पावर थी, बिकॉज द पावर का दारोमदार ये होता था कि जिसके पास आर्मी ज्यादा है, जिसकी इकोनॉमी जो सी है वो स्ट्रांग है, और जिसके पास जमीन ज्यादा है उसको पावरफुल समझा जाता था। इकोनॉमी तब, बिकॉज इकोनॉमी के लिए तब आपका सारा कुछ था ही, आपका रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल जो सा था वो नेचुरल रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्ट किया जाता था। जिस तरह जो ब्रिटिशर थे उन्होंने सब कॉन्टिनेंट को अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था,
पाकिस्तान, इंडिया, ये सारा पार्ट ब्रिटिशर की कॉलोनी थी। यहाँ से सिल्क को प्रोड्यूस करके वो अपनी इंडस्ट्री के लिए ले जाते थे। इसी तरह इन पावर्स ने छोटी छोटी कंट्रीज को अपना कॉलोनी बनाया हुआ था, जहाँ से वो रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करते थे, उनसे फाइनल प्रोडक्ट्स बनाते थे और उन्हें यूज करते थे अपनी इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो खैर, ये जो सारा फेज था जिसको आप कहते हैं मल्टीपोलर का फेज, इस फेज के दौरान ये बहुत सारी पावर इसी तरह दुनिया में छोटी छोटी कंट्रीज में, अफ्रीका में, एशिया में कंट्रीज पे कब्जा करती रही, जस्ट टू स्ट्रेंथन देयर इकोनॉमी एंड जस्ट टू एब्स्ट्रैक्ट नेचुरल रिसोर्सेस। अब इसके साथ साथ जो दूसरा फेज शुरू हुआ, ये फेज क्यों शुरू हुआ, उसके लिए आपको इस फेज में होने वाली 2 जंगों का पता होना चाहिए, जिसके बारे में बहुत दफा पेपर में सवाल भी आया है। तो पहली जंग जनाब, जिसको पहली जंग अजीम कहते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो हुई है 1914 से 1918 तक, 1914 से 1918 तक। इस वॉर में ये जो जितनी पावर थे ना, बहुत सारे चौधरी जो आपस में एक कंट्री बनते थे, यूरोप वाले, रशिया वाले, उसके बाद यूएस, ये तमाम चौधरियों की आपस में लड़ाई हुई है। और इस लड़ाई के बाद जो दुनिया है उसके अंदर तबाही सारी हो गई और उन्होंने फैसला किया कि अब हमने दोबारा दुनिया को ऐसी लड़ाई से बचाना है। तो उन्होंने एक ट्रिटी साइन की जिसका नाम तारीख में ट्रिटी ऑफ वर्सैलीज है। ट्रिटी ऑफ वर्सैलीज ये 1919 में साइन हुई है और इसके तहत एक ऑर्गेनाइजेशन का कयाम किया गया था जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन, जिसका पर्पस ये था कि हमने दुनिया को ऐसी जंगों से दोबारा बचाना है। बट अनफॉर्चुनेटली दिस organization results into a failure as world had to witness another great war that was basically from 1939 to 1945, जिसको आप वर्ल्ड वॉर 2 कहते हैं। और ये वर्ल्ड वॉर 2 जो सी है, जो 1939 से 1945 तक हुई है, इसके बाद दुनिया का निज़ाम चेंज हो गया है। बिकॉज ये जितनी यूरोप के अंदर छोटी छोटी पावर्स थी, इन सब की छुट्टी हो गई है और 2 पावर जो सी हैं वो ऑन स्क्रीन बची हैं। एक का नाम यूएस और दूसरे का नाम यूएसएसआर। और दुनिया का निज़ाम बायपोलर वर्ल्ड कहलाया है। बाय मीन 2, यानी कि 2 पावर सिर्फ उस टाइम मौजूद थी। अब ये जो बायपोलर वर्ल्ड है, ये बायपोलर वर्ल्ड में एक कोल्ड वॉर का आगाज हुआ है। ये कोल्ड वॉर इन दोनों पावर्स के दरमियान थी जिन्होंने अपनी अपनी आइडियोलॉजीज पेश की थी। एक की आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म कहलाई और दूसरी की आइडियोलॉजी कम्युनिज्म कहलाती है। कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, ये आइडियोलॉजीज हैं, तर्ज हुकूमत हैं। अगर कैपिटलिज्म की बात की जाए तो कैपिटलिज्म जो कि यूएस की आइडियोलॉजी है, इट टॉक्स अबाउट फ्री विल ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी की ये बात करता है कि लोगों को आज़ादी होनी चाहिए और माशी तौर पे ये बात करता है कि लोगों को सिर्फ हुकूमत का जो किरदार है वो लोगों के साथ एक रेगुलेटरी बॉडी का होगा, वो उनके इकोनॉमिक मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेगी। ठीक है, समझे या नहीं समझे? सो डेमोक्रेसी और दूसरा लेजर फेयर इकोनॉमी, ये 2 प्रिंसिपल थे कैपिटलिज्म के। और जो कम्युनिज्म था, इसमें क्या था कि स्टेट विल बेसिकली ओन every resources of every citizen and state will be responsible for providing equal you can say basic जो सी हैं नीड्स, रोटी कपड़ा मकान, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सारी स्टेट को प्रोवाइड करना जिम्मेदारी होगी। यही वजह है कि अगर आप यहाँ पे देखें, क्योंकि उनके रिसोर्सेज को गवर्नमेंट कब्जा कर लेती है, तो यहाँ पे कोई बिलियनर नहीं मिलेगा आपको रशिया में, जबकि जो कैपिटलिज्म है जितने बिलियनर हैं सारे आपको अमेरिका में मिलेंगे। ठीक है, अब जनाब इन दोनों पावर्स के दरमियान जंग शुरू हुई। इन एजेंडाज पे, इन आइडियोलॉजीज पे इन्होंने कंट्रीज को अपने साथ अटैच करना शुरू किया। ये जो अटैचमेंट थी, ये इसको आप एक्सपेंशन ऑफ कैपिटलिज्म और एक्सपेंशन ऑफ कम्युनिज्म का नाम देते हैं। ये जो एक्सपेंशन ऑफ कम्युनिज्म है, ये जनाब आपकी यूरोप तक हुई है। यहाँ से ये आपके ईस्ट यूरोप तक ये गए हैं। जर्मनी वो कंट्री है जो 2 हिस्सों में डिवाइड था, जिसको आप ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी का नाम देते हैं। इसके साथ अगर आप एशिया में बात करें तो सारा सेंट्रल एशिया पे इनका कब्जा था, अफगानिस्तान तक ये पहुंच गए थे। रेस्ट ऑफ जो ब्लू एरिया है सारा, ये वो था जो कैपिटलिज्म वालों के साथ था, यानी कि यूएस अम्ब्रेला के अंडर आ रहा था। पाकिस्तान उस टाइम सीटो सेंटो के अलायंसेस का हिस्सा था। सीटो सेंटो डिफेंसिव अलायंसेस थे जो बेसिकली कैपिटलिज्म ने किए थे इन कंट्रीज को अपने साथ अलाइन करने के लिए। तो जब यूएसएसआर आपका अफगानिस्तान तक पहुंचा है इन 1979, सो फाइनली अमेरिका और कैपिटलिस्टिक ब्लॉक decided to attack
communism or communistic group in 1979. So this was the final stage of Cold War, जिसको आप प्रॉक्सी वॉर भी कहते हैं। कोल्ड वॉर बेसिकली उस जंग को कहते हैं जो दो कंट्रीज के दरमियान हो और वो किसी तीसरी जगह जाके लड़े। तो ये जंग तो इसकी 1945 से शुरू हो गई थी, जब वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे। पेपर में बड़ी दफा इसके सवाल आया कि कोल्ड वॉर 1914 से 1991 तक हुई है। और अगर आप बात करें कि कोल्ड वॉर इन एशिया और इन अफगानिस्तान कब हुई है, तो वो 1979 में शुरू हुई है और 1991 तक रही है, जो फाइनल स्टेज ऑफ कोल्ड वॉर था। ये जो स्टेज ऑफ कोल्ड वॉर है, इसमें अमेरिका के अपने फौजी भी शामिल हुए हैं, रशिया के फौजी भी शामिल हुए हैं। लास्ट अभी एक पेपरों में सवाल देखा है, वो सवाल जनाब ये था कि रीजन ऑफ फेलियर क्या थी देश की, यूएसएसआर ग्रुप की, इन दिस कोल्ड वॉर। तो वो सिर्फ ये नहीं था कि उनके पास असला खत्म हो गया था, इंस्टेड जो यूएस जो रशियन ब्लॉक की जो इकोनॉमी है वो इतनी वीक हो गई थी कि ये जितने छोटे छोटे कंट्रीज उसने साथ अलाइन किए हुए थे, इन्हें वो फंड नहीं कर पा रही थी। और फंड ना करने की वजह से जो सा ये रशियन ब्लॉक जो यूएसएसआर है अंडर कम्युनिस्टिक अम्ब्रेला, ये टूटा है और ये तमाम कंट्रीज जो से हैं ये आज़ाद हो गए। अब जो पेपर में कैपिटल का सवाल आता है मेरे बच्चों, वो इन्हीं कंट्रीज का आता है। अब किसी भी पेपर को उठा के देखना, इन्हीं कंट्रीज के 90% चांसेस है आपसे कैपिटल पूछे गए होंगे। यहां तक किसी कोई कंफ्यूजन या प्रॉब्लम? नो सर। ताहिर, जो नए लोग मुझे नजर आ रहे हैं, शादिल, क्लियर है बेटा? यस सर, क्लियर है। चलें, गुड। इसमें बेटा ये होगा कि आपको जिस तरह हम लेक्चर दे रहे हैं, इस लेक्चर में अगर आप देखें तो ये जिन चीज़ों को मैं पॉइंट आउट करके बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको पेपर में रिपीटिवली नजर आएंगी। इसके साथ आपको नोट्स भी मिलेंगे, जो आपके एमसीक्यूज टाइप नोट्स हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारा डाटा हम आपको खुद प्रोवाइड करेंगे। ये देखें बेटा, इस पर ये अगर आप देखें तो एक एक चीज़ एमसीक्यूज फॉर्म में आपके पास यहाँ पे लिखी हुई। ठीक है, जो हमारा पैटर्न होगा वो ये कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको खुद क्लास में कवर करवा रहा हूँ, सब क्लासेस में ऐसा हो रहा होगा। हम यहाँ पे लाइन टू लाइन नहीं पढ़ रहे होंगे, ठीक है, बल्कि हम आपके लिए जो ऑन द बेस ऑफ आर एक्सपीरियंस, ऑन द बेस ऑफ पेपर ट्रेंड जो चीज़ें लेके आ रहे हैं वो आपसे शेयर कर रहे होंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको सारे नोट्स भी मिल जाएंगे जिससे आप बाद में पढ़ सकते हैं। रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी जिसमें आप इजीली चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं। तो जनाब 1991 में जब कम्युनिज्म टूटा है, कम्युनिस्टिक ब्लॉक, तो ये तमाम कंट्रीज आज़ाद हुई हैं जो आपको इस मैप पे नजर आ रहे हैं। अब प्रेजेंट बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपको एमसीक्यू आने के सबसे ज्यादा चांस है, वो यूक्रेन और ताइवान इशू। को बता सकता है यूक्रेन इशू क्या है? यूक्रेन और ताइवान से। जी, ताइवान, ताइवान की भी चाइना ताइवान वॉर, उसका भी खदशा है। और यूक्रेन जो से आपको पता है रशिया यूक्रेन इशू चल रहा है। ये ताइवान का इशू लास्ट वीक में राइज हुआ है। चले मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली मेरे बच्चों, जो यूक्रेन का इशू है वो ये है कि यूक्रेन, जो भी हम स्लाइड्स देख रहे थे, ये बेसिकली रशिया से टूटा है आफ्टर दिस एरा, जिसको आप कोल्ड वॉर एरा कहते हैं। अब प्रेजेंटली ये जो यूक्रेन है, ये यूक्रेन पार्ट बनना चाह रहा है नेटो का। नेटो इज अ मिलिट्री अलायंस अंडर कैपिटलिज्म। और इस अलायंस का बेसिक पर्पज क्या है कि इसके जितने भी मेंबर कंट्रीज होंगे, अगर उनमें से किसी एक पर हमला किया जाता है तो तमाम कंट्रीज उसका मिलकर जवाब देंगे। तो बेसिकली रशिया इस चीज को रेजिस्ट कर रहा है बिकॉज यूक्रेन इज एन इमीडिएट नेबर। और वो कह रहा है कि यूक्रेन क्योंकि उसका नेबर है, तो कोई किसी तरह का इशू राइज हो भी जाता है तो इस केस के अंदर अगर नेटो पूरा हमला करेगा तो ऑब्वियसली वो रशिया पे हमला होगा। एक सेकंड स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, तो यूक्रेन का इशू जनाब आपका ये चल रहा है कि यूक्रेन अब प्रेजेंट नेटो का मेंबर बनना चाह रहा है।
और अगर वो नेटो का मेंबर बनता है तो इसको रशिया को बहुत नुकसान है। तो बेसिकली इस वजह से इन दोनों की जंग चल रही है। इसी तरह ताइवान एक छोटा सा कंट्री है जो कि आप देखें तो वो एक बेसिकली चाइना का हिस्सा है। जब चाइनीज रेवोल्यूशन आया है तो जो ये चाइना आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है यहाँ पे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, लेकिन ताइवान ये छोटा सा, ये 135 किलोमीटर दूर है चाइना से। यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ चाइना है जो गवर्नमेंट है। अब ताइवान जौन सा है ये बेसिकली चाइना का ही हिस्सा है, लेकिन यूएस इसको उकसा रहा है फॉर इंडिपेंडेंस के, तो एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री यहाँ पे आ जाए। और वो अपने इस तरह नॉन ऑफिशियल ताल्लुकात तो पहले इससे मेंटेन करता था, लेकिन अभी लास्ट वीक में फर्स्ट ऑफिशियल विजिट हुआ है यूएस डेलीगेशन का टुवर्ड्स ताइवान, जिसकी वजह से ये इशू भी ऑन फायर है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि यूएस यहाँ पे क्यों घुसना चाह रहा है और यहाँ पे क्यों घुसना चाह रहा है। यहाँ पे जो उसके घुसने की वजह है मेरे बच्चों, वो ये है कि वो ताइवान में घुस के बेसिकली चाइना का जो ये वाला साइड है यहाँ पे उसकी ट्रेड को हैम्पर करना चाहता है। प्रेजेंटली अगर कोल्ड वॉर की बात करें तो वो चाइना और यूएस के दरमियान जारी है, और ये इकोनॉमिक कोल्ड वॉर है, बिकॉज जितनी तेजी के साथ ये इमर्ज कर रहा है, जो आपका प्रेजेंट दौर में अगर आप देखें जितनी तेजी के साथ आपकी इमरजेंस यहाँ पे हो रही है, इस इमरजेंस के बाद बेसिकली जो सबसे बड़ी थ्रेट है वही ये है कि 2030 तक चाइना जौन सी सुपर पावर बन जाएगी। ठीक है, और चाइना का मेन विजन भी ये है। अब वो चाहता था कि यहाँ से इसकी तिजारत को नुकसान पहुंचाया जाए, और इसी वजह से चाइना ने सीपैक और ओबीओआर जैसे प्रोजेक्ट अपने एस्टेब्लिश किए हैं। सीपैक जौन सा बेसिकली ये बाय लैंड ट्रेड रूट एस्टेब्लिश है यहाँ पे वाया पाकिस्तान, जिसकी वजह से चाइनीज की ट्रेड जौन सी है वो इन तमाम कंट्रीज के मुंह मत्थे नहीं लगेगी, वो डायरेक्टली बाय रोड यहाँ से चाइना में जाएगी। इसलिए ये एक स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ठीक है, उसके बाद जनाब जो आपका ये वाला पार्ट है जिसको आप दूसरी बात कर रहे हैं यूक्रेन वाली, यूक्रेन में अगर यूएस घुस जाता है तो ऑब्वियसली वो यहाँ से नुकसान दे सकता है रशिया को, तो रशिया इसलिए रिटेलिएट कर रहा है। समझे दोनों इश्यूज को? कोई सवाल? अच्छा, जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए मैं कहूंगा कि जरा को पुराने स्टूडेंट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें। हमारी फॉर्मल क्लास वाले इकरा भी मुझे नजर आ रही है यहाँ पे, और आयशा हमीद है। बेटा कैसा आपका एक्सपीरियंस जा रहा है, जरा न्यू स्टूडेंट्स को क्या आप प्रेफर करेंगे? सर जी बोलें मेरी बारी ये बारी। सजेशन है कि क्लासेस अगर छूट भी जाती हैं तो रिकॉर्डिंग्स लाजमी सुने, क्योंकि एमसीक्यूज बहुत बेनिफिशियल होते हैं जो आप क्लास में बताते हैं, और बहुत सारे तो उसी में ही याद हो जाते हैं, और ये जो डाटा आप प्रोवाइड करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। गुड जी। उसके बाद और हमीद आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें जरा इनसे। सर काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। मेन चीज जो ये है सर, मतलब जो मेन चीजें वो पढ़ाई जाती है सर, जो एग्जाम में आती है बेसिकली। गुड, काफी अच्छा। तो बेसिकली मेरे बच्चों, आप किसी भी जब इदारे को ज्वाइन करते हैं, जो न्यू कमर्स है उनके लिए आपका मेन पर्पस ये होता है कि आपकी एफर्ट को रिड्यूस किया जाए, ठीक है, और टाइम को सेव किया जाए। और यहाँ अल्लाह का करम है कि हम तमाम लोग इसी प्रोसेस से गुजरे हुए हैं एक टाइम में को, आज से 10-12 साल पहले। और आपको यहाँ पे इन सब्जेक्ट्स को चू अप करके बड़े आसान वे में आपको वही कुछ कवर करवाया जाता है जो पेपर में आता है। हम कोई आउटडेटेड नोट्स प्रोवाइड नहीं करते जिसको आप पढ़ना चाहें तो कभी साल में ही खत्म ना हो, ना ही आपको कोई इतना लंबा चौड़ा कामों में डालते हैं कि आपको बस पढ़ते रहें और पढ़ते रहें। हमारा जो मेन काम है वो ये है कि हम उन चीज़ों को टारगेट करें जो पेपर में आती हैं, और यही हमारे सक्सेस की रीज़न है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो 200 से ज़्यादा स्टूडेंट अब तक 250 के करीब होने वाले हैं जो एलोकेट हुए हैं, अगर उनको उठा के देखें तो बहुत सारे वो लोग हैं जो पहली अटेम्प्ट में एलोकेट होते हैं। हमारा लास्ट रिजल्ट जो सा आया है इसका FIA का 14 लोग एलोकेट हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी सक्सेस है हमारी कि 30 में से 14 लोग हमारे सिलेक्ट हो रहे हैं। तो अब यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। इससे आगे मेरे बच्चों अगर आप मूव करें तो आपका आ जाता है यूरोप का पार्ट। कैपिटलिज्म कम्युनिज्म को हमने समझ लिया। अगर आप इस यूरोप की बात करें तो यूरोप में बेसिकली 28 कंट्रीज है, ठीक है। यूरोपीय यूनियन यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन थी जिनसे ग्रेट ब्रिटेन वाले अलहदा हुए ब्रेक्जिट के बाद। ये आपको पता होना चाहिए, अलहदा ग्रेट ब्रिटेन हुआ है, रेफरेंडम हुआ था जिसका नाम ब्रेक्जिट है। ब्रेक्जिट कहते हैं रेफरेंडम को, रेफरेंडम कहते हैं वोटिंग को। उसके बाद यहाँ पे दो ग्रुप्स ऐसे हैं जिनका आपसे अक्सर पूछा जाता है। वन इज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं बेसिकली नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन, ये तीन कंट्रीज कलेक्टिवली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहलाती हैं।
और इन 3 कंट्रीज में इस टाइम ये बहुत फेमस है बिकॉज ऑफ 100% लिटरेसी रेट एंड 0% क्राइम रेट। उसके साथ जनाब यहाँ पे ये बाल्टिक स्टेट है 3, एस्टोनिया, लैटवा, लैटवाना। इनका कैपिटल बेशुमार दफा पूछा गया है। इनको बाल्टिक स्टेट कहते हैं। ये छोटी सी जगह नजर आ रही बाल्टिक सी, उसकी वजह से। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो पट्टी पूरी है ये रशिया के कब्जे में रही है और बाद में इसको 1991 में इंडिपेंडेंस मिली। फिर आगे मूव करें जनाब तो हम अमेरिका की जानिब चलते हैं। हमने यहाँ से नॉर्थ अटलांटिक ओशन क्रॉस किया है, अमेरिका पहुंचे। अमेरिका से जो आपको सवाल आएगा वो आपको आएगा अमेरिकन प्रेसिडेंट के बारे में, जो बाइडेन के बारे में, किस पार्टी से बिलोंग करता है, अमेरिकन फर्स्ट लेडी का नाम क्या है, प्रेसिडेंशियल हायरार्की में जो बाइडेन का नंबर क्या है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये हर दफा तकरीबन आपको नजर आते हैं, दूसरे तीसरे पेपर में ये सवाल आया होता है। पहले ट्रंप का आता था, अब जो बाइडेन का आएगा कि वो किस पार्टी से बिलोंग करता है और उसका प्रेसिडेंशियल हायरार्की में नंबर क्या है। दूसरा एक सवाल पहले नहीं आता था, अब आता है कि बेसिकली यूएस में सेनेट के मेंबर कितने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये लिख लें, आगे आपके नोट्स में भी चीजें मौजूद हैं, इनको आगे डिस्कस भी करेंगे। फिर जो बेसिक यूनाइटेड स्टेट्स हैं, इसमें कितनी कॉलोनीज थी जिन्होंने मिलकर यूनाइटेड स्टेट्स बनाई, तो वो 13 कॉलोनी थी। उसके बाद जनाब जो यूएस के ऊपर वाला पार्ट है कनाडा का, इसके दरमियान जो बॉर्डर है वो 48 पैरेलल लाइन है। कनाडा इस टाइम मोस्ट प्रोमिनेंट है ग्लोब पे ड्यू टू इट्स इमिग्रेशन पॉलिसी। पूरी दुनिया में जो इमिग्रेंट्स हैं वो सबसे ज्यादा कनाडा की तरफ अट्रैक्ट है। इसी तरह जो नीचे वाला पार्ट है साउथ चाइना, ये जो साउथ चाइना कह लो सॉरी साउथ अमेरिका वाला पार्ट, ये पार्ट से कोई सवाल खास नहीं आता बिकॉज दीज कंट्रीज आर जस्ट स्पोर्ट्स लविंग कंट्री और इनका कोई खास काम नहीं है। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो सा सबसे इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे एक फॉरेस्ट है जिसको आप क्या कहते हैं, अमेज़न फॉरेस्ट, जो कि लार्जेस्ट फॉरेस्ट आ जाती है पूरी दुनिया की। और एक एमसीक्यू यहाँ पे आता है, ये जो कैरेबियन सी है, कैरेबियन सी बेसिकली कनेक्ट्स सेंट्रल अमेरिका विद साउथ अमेरिका। देन दिस इज एन अफ्रीकन पार्ट, ये जो आपका अफ्रीकन पार्ट है दिस इज बेसिकली लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। इनके बारे में कोई खास सवाल नहीं आता। ठीक है, जस्ट जो सवाल यहाँ से आते हैं वो इन सीज के बारे में आते हैं, मेडिटेरियन सी, रेड सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, ये कहाँ पे हैं सिर्फ ये हमें पता होना चाहिए। सो मेडिटेरियन सी इज बेसिकली इन द साउथ ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ ऑफ अफ्रीका। ये इस तरह वही जो मैंने आपको की बताई उससे आपने देखना है। फिर जनाब आपका जो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को आप कहते हैं मिडिल ईस्ट। बेसिकली इट्स वेस्ट एशिया। इट इज नेम एट मिडिल ईस्ट बिकॉज अगर आप अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उसकी ये ईस्ट साइड बनती है इधर वाली, और उसका मिडिल है ये वाला पार्ट। यहाँ पे प्रेजेंटली कोल्ड वॉर जारी है, जो कि बेसिकली एक सेक्टोरियल वॉर भी है ईरान और सऊदी अरब के दरमियान में। सऊदी अरब में बादशाह है जिसको मोनार्की कहते हैं, और ईरान में जौन सी है वो मजहब के नाम पे हुकूमत है जिसको थियोक्रेसी कहते हैं। क्लियर? यहाँ पे जनाब आपका पूरा दुनिया का चक्कर कंप्लीट होता है। इसके बाद जनाब ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिख लें, जो आपकी आज की असाइनमेंट है इसके नाम आप सारे मेंशन कर लें। नेक्स्ट क्लास में मैंने आपसे पूछना, अभी मैंने इसी तरह पूरी दुनिया के चक्कर लगाना और वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन आपको बता देनी है। नेक्स्ट क्लास में मैंने आपसे पूछना है फिर मेरे बच्चों कि इस ऑर्गेनाइजेशन के कितने मेंबर हैं, इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है और इसका पर्पज क्या है। ये नाम जो मैं लिखवा रहा हूँ लिखते जाए, मैं यहाँ पे आपको बोली जा रहा हूँ। हमीद आप इसको चैट बॉक्स में भी टाइप करते जाइएगा बेटा। सबसे पहले आ जाती सार्क, सार्क के बाद है आसियान। हमीद चैट बॉक्स में भी लिख देना ताकि लोग यहाँ से देख के लिखने बात है। आसियान के बाद है एससीओ और ईसीओ। कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सीटो, सेंटो और नेटो, ये तीनों अमेरिकन अलायंसेस थे, डिफेंसिव अलायंस है। सीटो, सेंटो और नेटो। उसके बाद ईयू, यूरोपीय यूनियन।
उसके बाद यूएन, यूनाइटेड नेशन, इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं, उन सबको पढ़ना है, खास तौर पे सिक्योरिटी काउंसिल को। उसके बाद आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक। उसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल और रेड क्रॉस। एमनेस्टी इंटरनेशनल और रेड क्रॉस। और साथ में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसके बाद OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। और फिर जो यूएन के अंदर ये डेवलपमेंट की ग्रुपिंग्स हैं इनकी G5, G10 और G20। रेड क्रॉस और एमनेस्टी इंटरनेशनल भी लिख दें बेटा, एमनेस्टी इंटरनेशनल लिख दिया, रेड क्रॉस और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। बेटा ये जो मैंने आपको नाम लिखवाए हैं, पेपर में 2 सवाल इनके पक्के होते हैं, ये ज़हन में रख लो। तो जनाब ये आज की क्लास थी, ज़्यादा आपको ओवरलोड नहीं करूँगा, यहाँ पे ही मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास फॉर्मली हमारी 1 घंटे की क्लास होती है, लेकिन आज क्योंकि आप न्यू स्टूडेंट्स मौजूद हैं यहाँ पे, तो इजीली इस चीज़ों को कवर करने फिर हम आगे मूव करेंगे। जी बच्चों, अब कोई सवाल आपका? कैसी रही है क्लास पहली ताहिर? जो नए लोग नज़र आ रहे हैं मुझे। यस सर, अच्छी रही है माशाल्लाह। अच्छी रही, चलें, वेरी गुड। तो बेटा ये हमारा तरीक़ेकार है, अल्लाह खैर रखे। कल से आपके रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हैं। मज़ीद जो आपका एडमिशन प्रोसेस है उसके लिए आपके कोऑर्डिनेटर का नंबर आपके पास है, वो आपको सारा प्रोसेस बताएंगे। और कल से आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट है। कोई सवाल किसी का कुछ पूछना चाहें इस डिस्कशन के बारे में? सर एक क्वेश्चन था सर। जी अमीर बेटा। सर यूएस सेनेट की सीट कितने बताया सर आपने? 52। 52 सर? जी 52 है। अच्छा सर, बोलो पाकिस्तान में जो मैंने पहले बताया ना, वो मैंने बताया कि जो यूएस की बेसिक कॉलोनीज थी ना, वो 13 थी। जी जी सर। ठीक है, वो कॉलोनी ज़्यादा है। अब पाकिस्तान में क्या सेनेट की सीट सर कितनी है? यार, ये जो पाकिस्तान वाला, ये आप पाक अफेयर में डिस्कस करना, उसमें सारे आएंगे। ठीक है, जो जैन साहब आपको करवाते हैं ना पाक अफेयर वाला, उसमें सारे ये जो पाकिस्तान रिलेटेड है उसमें आए। ओके सर। और कोई सवाल जी? सर ये वर्ल्ड में सर टोटली कितने सर लैंडलॉक है? 44 है या 49 है सर? 49 है बेसिकली, और जो यहाँ पे ये 12 है जो सेंट्रल एशिया में। जी जी बच्चों, कोई सवाल नहीं? चलें जी, बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह कल से आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हैं, जो न्यू इनटेक है। और ये आइडियल टाइम है तैयारी स्टार्ट करने का, बिकॉज आगे FIA की सीटें भी आ रही हैं, नैब की भी आ रही हैं, जो नई वाली नैब इन्होंने बनाई है उसकी, और इंटेलिजेंस ब्यूरो की भी आ रही है। सो इंशाल्लाह ताला जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं इनको बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। सो स्टे ब्लेस्ड, इंशाल्लाह सी यू इन योर रेगुलर क्लासेस। अल्लाह हाफिज़।